कल, आज और कल भारत की राजनीति में कल भी बहुत कुछ देखा गया और कल की बात सब कर रहे हैं, खास करके चुनावी माहौल में। और पंजाब जो आतंकवाद से प्रभावित रहा, और ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश कई बार अपराध से प्रभावित रहा, एक बड़ा ही क्रूशल इलेक्शन इस समय हो रहा है। और इस समय भविष्य की तरफ निगाह रखने वाले हमारे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, जिनका परिवार आतंकवाद से प्रभावित हुआ। उनके पिताजी को जिस तरह से आतंकवादी घटना से उनकी नृशंस हत्या हुई, इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, चूँकि बार बार ये कहा जाता है कि भारत में क्या खतरे हैं, किस तरह की राजनीति जा रही है और कांग्रेस की क्या दिशा होगी और देश की क्या दिशा होगी। चूँकि कल तो जो हुआ ही हुआ है, आज जो हो रहा है उसका भविष्य में बहुत कुछ असर होने वाला है। मनीष जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा मैंने कहा कि मैं भी वर्षों से कांग्रेस की राजनीति देखता रहा हूँ। आज और पिताजी तो मतलब उस तरह से नहीं थे जो आपकी तरह, लेकिन फिर भी एक उनका इतना लेखन पढ़ना था और उनकी जो विचारधारा थी। आज जिस मोड़ पर है देश भी, और कश्मीर से लेकर पंजाब खास करके देखा जा रहा है, चुनाव का माहौल भी है। आपको लगता है कहाँ पर है कांग्रेस पार्टी? क्या है इस समय स्थिति? देखिए आलोक जी, आपने भारत की राजनीति को एक लंबे समय से देखा है और पंजाब एक बहुत ही नाजुक और संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। पंजाब का जो सामाजिक ताना बाना है, ये किसान आंदोलन की वजह से लगभग 1.5 साल तक बहुत ही तना रहा और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो कदम केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में उठाया, इसको उन्होंने 1 साल पहले ही, जब इसके ऊपर आंदोलन शुरू हुआ था, उठा लेना चाहिए था। इसके साथ-साथ जब भी पंजाब में तनाव बढ़ता है और सामाजिक तनाव बढ़ता है, तो आईएसआई को एक मौका मिलता है, पाकिस्तान को एक मौका मिलता है कि वो पंजाब के में दखल-अंदाज़ी करे, पंजाब में दोबारा से आतंकवाद को लाने की कोशिश करे। तो इसलिए बहुत ज़िम्मेवारी से हर राजनीतिक दल को पंजाब में जो जो कहना है और जिस तरह की राजनीति करनी है, वो बहुत सँभल के करनी चाहिए, क्योंकि देखिए चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं। मुख्यमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री उतरते हैं, नए मुख्यमंत्री आते हैं, नए मंत्री आते हैं। पर अगर आप एक सरहद का जो सूबा है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसमें अस्थिरता लाते हैं, तो इसके बहुत दूरगामी राष्ट्रीय सुरक्षा के परिणाम। नहीं तो कैप्टन साहब यही तो कह रहे थे। बेचारे कैप्टन साहब को आपकी पार्टी ने ऐसी स्थिति ला दी, मतलब हो सकता है, मैं नहीं जानता कि आपने कितना उनके साथ, आप तो नहीं गए अभी तक, लेकिन जिस तरह से वो भी तो कहते कि पाकिस्तान, मैंने ये पहली बार मैंने भी सुना है कि भाई उन्होंने ओपनली कहा कि इमरान खान कह रहा है कि जी सिद्धू साहब को मंत्री बनाइए। मैंने अमेरिका रूस के भी असर होते थे, लेकिन पाकिस्तान के शासक कहते हो कि मंत्री इसको बनाइए, ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पंजाब जैसे राज्य की। देखिए, इसीलिए मैं ये बात निरंतर और लगातार दोहरा रहा हूँ कि पंजाब को बहुत ही एक संवेदनशील तरीके से अप्रोच करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, जिन्होंने बीच चुनाव में ये ऐलान कर दिया कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, वो निरंतर और लगातार एक। सुनील जाखड़ जी। हाँ, निरंतर और लगातार एक बहुत ही खतरनाक बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ। अब पंजाब में हिंदू और सिख का कोई सवाल नहीं है। अगर पंजाब में हिंदू और सिख का सवाल होता, तो श्री आनंदपुर साहब, जहाँ पे खालसा पंथ की संरचना गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने की 13 अप्रैल 1699 को, उस क्षेत्र की नुमाइंदगी भारत की संसद में मैं ना कर रहा होता। अगर पंजाब में कोई हिंदू, सिख या धर्म का या जाति का मसला होता, तो श्री मोहम्मद सदीक फरीदकोट से सांसद ना होते, जहाँ पे भी सिख धर्म से जुड़े हुए कुछ बहुत ही अहम रिलीजियस प्लेसेस हैं। पर इसलिए कांग्रेस की लीडरशिप को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि ये जो सुनील जाखड़ जी लगातार कह रहे हैं
कि मुझे मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि मैं हिंदू हूँ। इस बात को खारिज करना चाहिए कांग्रेस की लीडरशिप को, क्योंकि पंजाब में हिंदू सिख का कोई मसला नहीं है। पर ये ऐसे ऐसे ऐसी बयानबाजी के बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 2008 में लंदन में मैं एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गया था। वहाँ पे एक पूर्व डीजी आईएसआई पाकिस्तान के मेरे साथ पैनल पे थे, और बाद में बात करते हुए उन्होंने मुझे एक बहुत अहम बात कही कि हमारे जो लेसन्स लर्न्ड थे पंजाब में, हमने जो अलगाववाद और आतंकवाद फैलाने की कोशिश की 1980 से लेके 95 तक, वो जब हमारी मंसूबे विफल हो गए, तो जो हमारा लेसन्स लर्न्ड थे उस फेलियर से, वो ये थे कि हम जो हिंदू और सिख के बीच में भाईचारा है, जो बॉन्ड है, जो 9 मास का साथ है, उसको हम तोड़ नहीं पाए। तो इसलिए कोई भी अगर ऐसा बयानात जो हिंदू सिख यूनिटी को जो एक बिल्कुल पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत की मूल भावना है, धारा है। वही हिंदुत्व की रक्षा के लिए क्यों हाँ, देखा जाए तो हाँ। लड़ाई सारी सो सिक्कियों कोम सो बनी। सो जो जो बिल्कुल क्या कहते हैं मूलभूत बुनियाद है, अगर कोई उसको कमजोर करने की कोशिश करता है, तो जैसे मैंने पहले कहा, चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, पार्टियां जीतेंगी, पार्टियां हारेंगी, मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री हटेंगे। पर अगर पंजाब की सोशल यूनिटी का नुकसान हो गया, तो इसका बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम होगा, और इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए कि जो श्री सुनील जाखड़ जी कह रहे हैं, क्या वो बात सही है कि वो बात गलत है? लेकिन मनीष जी, सुनील जी अभी हमारे साथ, उनसे भी बात की जाएगी। मैं तो बलराम जाखड़ जी, बहुत जिन्होंने पंजाब के लिए बड़ा काम किया, देश के लिए किया, वो राज्यपाल भी रहे। क्या आप जैसे व्यक्ति भी, हमने जो लिस्ट देखी कि इस प्रचारक में भी नहीं है, मतलब जैसे कहते हैं कि जो सबसे मुखर जिनको माना जाता था कि पंजाब का एक बड़ा चेहरा है, जो नई जनरेशन है, आप भी यूथ कांग्रेस से आए हैं, आपने अपना काम किया है। अंबिका सोनी किसी समय में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आई थी, उनको भी माना जाता है कि वो बड़ी सलाह देती है। तो क्या लीडरशिप में प्रॉब्लम है जो आप जैसे लोग भी नहीं हैं? देखिए, ऐसा है कि आप भी अब जानते हैं कि सारी बात जग ज़ाहिर है, इसमें कोई छिपा तो कुछ है नहीं है। और क्योंकि चुनाव का माहौल है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। पर ये बात तो वास्तविकता है कि पहले क्योंकि हमने सबने सामूहिक तौर पर एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें हमने कहा था कि कुछ बदलाव की ज़रूरत है। और दूसरा, इनके मन में ये बात है कि शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ मेरी नज़दीकियाँ हैं, और मैंने कभी उस चीज़ को छुपाने की कोशिश भी नहीं की है। मेरा जो व्यक्तिगत रिलेशनशिप है, वो अपनी जगह पर है, और जो जो सियासत है वो अपनी जगह पे है। हमने 40 साल अपनी ज़िंदगी के इस कांग्रेस पार्टी को समर्पित किए हैं। हमारे परिवार ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए खून बहाया है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पद से उतर जाए, या उसको पार्टी छोड़ना पड़े, या वो पार्टी छोड़ जाए, तो उससे क्या आप अपनी बातचीत बंद कर दोगे? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हमारे पिताजी के साथ बिल्कुल। लोकसभा संसद में थे, जी। और हम पीछे से पटियाला से हैं। तब से हमारा एक व्यक्तिगत लगाव है। और जैसे मैंने कहा, मैंने हमारे कई साथियों को भी कहा, मैं कहा मैं अपनी रिलेशनशिप्स इसलिए नहीं बदलता किसी के साथ कि आज कोई सत्ता में है और कल कोई सत्ता में नहीं है। ये मेरा किरदार नहीं। तो जिस तरह से अब कांग्रेस की दिशा जा रही है, आपको लगता है मैंने कोई जहाँ से लोग कभी इतने लोग छोड़ के गए, ज्योतिराज सिंधिया छोड़ के गए, जितिन प्रसाद छोड़ के गए, लगातार जिस तरह से हुआ है, आपका क्या लगता है कि क्या आप भी पार्टी, आपको बीजेपी तो बराबर एकदम प्लेट लेकर के खड़ी होगी कि आप आइए, देखिए, स्वागत ऐसा है? है आलोक जी, एक हम विचारधारा के साथ बंधे हुए हैं। ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष से या कुछ व्यक्ति विशेषों से हम लोगों के विचारात्मक फ़र्क हो सकते हैं। पर जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी से जैसे मैंने पहले कहा कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी
इस पार्टी को समर्पित की है। और उससे बड़ी बात ये है कि मुझे श्री आनंदपुर साहिब के लोगों ने, और मैं अकेला हिंदू एमपी हूँ 13 में से, और उस सीट से चुना गया हूँ जहाँ पे मैंने पहले कहा कि सिख धर्म की स्थापना हुई थी। तो इसलिए मेरा उत्तरदायित्व और फर्ज बनता है कि जिन लोगों ने मुझे संसद भेजा है 5 साल के लिए, मैं बिल्कुल एक समर्पण से उनकी सेवा जितनी मेरे से हो सकती है उतनी मैं करूँ। हाँ, मतलब ये अच्छी बात है कि आप उस तरह से नहीं, लेकिन अब यदि उस पर जाएँ, हमारे यहाँ के तंत्र में आपकी पुस्तक को लेकर के भी चर्चा हुई कि जो गलतियाँ हुई, मतलब हो सकता है कि हमें उतना ही एग्रेसिवली पाकिस्तान के साथ करना चाहिए था। ताज़ा विवाद अब चीन को लेकर के भी आ रहा है। अभी राहुल गांधी जी ने, जो आपकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष है, और वो कहते हैं नहीं जी भाई, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ अरे उससे कुछ नहीं, परहेज करना चाहिए, उससे डरना चाहिए, उससे दोस्ती करना चाहिए। आपको, क्योंकि आप तो इतने सिक्योरिटी फोरम में जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर आपकी पहचान है, क्या आप, हमारी दिशा कहाँ गड़बड़ हो रही है चीन को लेकर के? देखिए, जहाँ तक चीन का सवाल है आलोक जी, अगर आप अतीत में जाएं तो लगभग 1978-79 में भारत और चीन की जो अर्थव्यवस्था थी और जो सामरिक अवस्था थी वो बराबर थी। और 1979 ऑनवर्ड्स, 1980 के बाद उन्होंने इस फर्क को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया कि आज जो पावर डिफरेंशियल है इंडिया और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच, वो 5:1 है और वो चीन के फेवर में है। इस पावर डिफरेंशियल का कोई फर्क नहीं पड़ता अगर चीन में ये शी जिनपिंग और जिस तरह की वो सोच लेके आए हैं, वो सत्ता के ऊपर काबिज नहीं हो सकते। तो इसलिए जहाँ तक चीन का सवाल है, भारत को बहुत ही दृढ़ता से और बहुत ही सूझबूझ से चीन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। और चीन को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप चीन के सामने अपनी सरहद की हिफाजत करने के लिए एक बहुत ही प्रबल और अटल ढंग से खड़े रहें। और इसके साथ साथ आपको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जिसे टू फ्रंट सिचुएशन कहते हैं, वो टू फ्रंट सिचुएशन ना डेवलप करे। तो राहुल गांधी क्या, जैसे तो राजीव गांधी गए थे, आपने ठीक कहा, नरसिंह राव 93 में गए, चीन के साथ संबंध, और खुद नरेंद्र मोदी जी ने तो बाकायदा शी जिनपिंग को स्वागत किया। राहुल गांधी कुछ कंफ्यूज नहीं लगते हैं? पहले भी कई चर्चा आती रही, पहले भी कोई चीन के यहाँ भी राजदूत से मिल लिए, कभी जाकर जब कैलाश मानसरोवर गए तब भी चीन, उनके चीन के इस रिश्ते को लेकर के भी तो भारत की छवि कुछ जुल्म चुकी। वो जब स्टेटमेंट देते हैं तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ने कहा, वाशिंगटन टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट और लंदन टाइम्स उसको छापता है। देखिए, मैं श्री राहुल गांधी की किसी टिप्पणी के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता, क्योंकि वो बेहतर है कि वो प्रतिक्रिया खुद ही दें। पर जहाँ तक मेरा सवाल है, और मैंने इस बात को बहुत विस्तृत तौर पर अपनी किताब में भी लिखा है कि चीन एक नए युग में उसने कदम रखा है 2012 के बाद, जब से शी जिनपिंग अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं चीन के। और ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत खतरनाक दौर है। और इसलिए भारत को बड़े फूक-फूक के अपने कदम रखने चाहिए। जो साउथ चाइना सी के लिटोरल स्टेट्स हैं, उनसे रास्ता कायम करना चाहिए। आज ये भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम क्वाड को एनर्जाइज़ करें, और उसके अलावा जितनी ऐसी शक्तियाँ हैं जो एशिया को एक स्थायी और शांति प्रिय कॉन्टिनेंट रखना चाहती हैं, उन सब से संपर्क स्थापित करके एक ऐसा माहौल बनाना आज ये भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि चीन जिस दिशा में चला हुआ है, वो दिशा ना तो भारत के लिए ठीक है और ना ही दुनिया की शांति के लिए सही है। दूसरा ये मुद्दा हिंदुत्व वाला, वैसे आपने जैसे पुस्तक की चर्चा की, आपका भी एक स्टैंड रहा है, और एक तरफ ये कहा जा रहा है भाई हिंदू चेहरा नहीं वहाँ जाए, लेकिन ये भी बार बार जो कहा जाता है कि हिंदू के नाम पर डराया जा रहा है, या हिंदुत्व के मुद्दे को, उत्तर प्रदेश है ऐसा सेंसिटिव है, गोवा वो भी सेक्युलर हमारी इमेज रही है, आपको क्या लगता है कि क्या भारत का सामान्य हिंदू तो उस तरह से नफरत वाला तो कभी था ही नहीं, न सिख रहा, न मुस्लिम रहा?
देखिए आलोक जी, आप इस बात को मेरे से बेहतर जानते हैं। जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे में से 3 चीज़ें निकली। एक तो इस्लामिक पाकिस्तान बना और पंथ-निरपेक्ष भारत बना। और भारत में 2 कंपीटिंग विजन्स कि भारत का जो स्वरूप है, वो कैसा होना चाहिए। एक कि भारत पंथ-निरपेक्ष मुल्क होना चाहिए, जिसमें सभी धर्मों को, सभी मज़हबों को सभी लोगों को अपनी ज़िंदगी जैसे वो चाहें, जीने की आज़ादी है। और दूसरा जो विज़न है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और पिछले 8 वर्ष से अ, जब ज जब भी सामाजिक तनाव पैदा करने की कोशिश की जाती है इस देश में, उसका सीधा-सीधा उद्देश्य एक ही है कि किस तरह से वो जो संकीर्ण सोच है भारत के ख़याल को लेकर कि भारत का कि पृष्ठभूमि कैसी होनी चाहिए, स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए है। अब इसके जैसे मैंने पंजाब का पहले ज़िक्र किया, इसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि भारत में हर समुदाय के लोग रहते हैं। और जो सरकारें हैं, और एक बार जब आदमी सरकार में आ जाए तो उसको 134 करोड़ जो भारत के वासी हैं, सबको एक आंख से देखना चाहिए। तो अगर आप भारत में सामाजिक तनाव पैदा करने की कोशिश करेंगे, शायद अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए या सत्ता हासिल करने के लिए, तो उसका एक सीधा-सीधा असर तो आपकी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। बिकॉज़ डोनाल्ड रम्सफील्ड ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उसने कहा था कि मनी इज़ अ कॉवर्ड एंड मनी गोज़ टू द सेफेस्ट हार्बर। अगर सामाजिक तनाव रहेगा तो आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा, और इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। तो ये कुछ बुनियादी फैसले भारत के जो राजनेता हैं उनको करने पड़ेंगे कि क्या हम इस संकीर्ण सोच को छोड़कर एक जो बहुत ही उदारवादी सोच है, जिसने भारत को पिछले 70 साल से एक रास्ते पर डाला है, हम क्या उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हम वो जो 70 साल की एक विरासत है जिसको भारत का संविधान इनकैप्सुलेट करता है, उसको हम कूड़ेदान में फेंकना चाहते हैं? नहीं, आरएसएस का और बीजेपी के भी जो बड़े नेता हैं, वो ये कहते रहे कि हम तो सबको हिंदू मानते हैं, जो यहीं पैदा हुआ। उस थ्योरी को, उस दृष्टि से तो किसी को डर होना नहीं चाहिए। देखिए वो अपने आप में ही एक गलत सोच है। देखिए जैसे हिंदू हिंदू है, सिख सिख है। अगर आप किसी सिख को भी ये कहने की कोशिश करें कि आप हिंदू थे या आप हिंदू धर्म से निकले थे, वो ऐतिहासिक तौर पर सही होगा, पर जो उसका पहचान है। संदेश है, वो संदेश ऐसा जाता है जैसे कि आप किसी तरह से उसकी रिलीजियस फ्रीडम को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह से बाकी समुदायों को लेके तो भारत जिस किस्म का मुल्क है, इसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन पारसी है। हर व्यक्ति को संविधान ने ये आज़ादी दी है कि अपनी ज़िंदगी जैसे वो चाहे वैसे जिए, अपने भगवान की जैसे वो उपासना करनी चाहे वैसे करे। इस सबसे ऊपर उठ के राजनीति करने की ज़रूरत है। और मुझे तो कभी-कभी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि एक अब हाँ, मैं वही हिजाब पूछने को वाला। मुद्दा बना लिया। सवाल ये नहीं है कि ये हिजाब मुद्दा तो कांग्रेस को सूट करता है नहीं, नहीं, या समाजवादी को सूट नहीं, करता है। सवाल सवाल ये नहीं है कि हिजाब मुद्दा है। सवाल ये है कि हिजाब मुद्दा क्यों है? वो एक उर्दू का शेर है कि सरहद पे तनाव है, तो क्या देश में चुनाव है? तो जब चुनाव आते हैं, इस तरह के डिविसिव मुद्दे आप निकाल के लाते हैं देश को बाँटने के लिए, अपनी सियासी रोटियाँ सेकने के लिए, पर इसका जो दूरगामी परिणाम है भारत के सोशल फैब्रिक पर, वो बहुत ही खतरनाक पड़ने वाला है। ये किसके लिए कौन जिम्मेदार, मतलब कौन पार्टी आपको लगता है कि ज़्यादा जो इसको चाहती है कि इस तरह के मुद्दे बढ़ाए जाएं? नहीं, आप देखिए पिछले 8 वर्ष में ये जो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है, ये आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स को एक बहुत बड़ा बढ़ावा दिया गया।
और इस और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 बार इस देश में बनी है, 2014 में, 2019 में, तो उसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी हो सकती है। तो इसलिए सरकार को और प्रधानमंत्री को इस सोच से ऊपर उठ के और क्योंकि जैसे मैंने कहा ये तो सभी पार्टियों के लिए है कि लोग पब्लिक वेलफेयर में इंटरेस्टेड हैं, डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं, खाली जाति धर्म के नाम पर तो नहीं है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ क्योंकि अगर आप जाति धर्म के ऊपर अपनी राजनीति आधारित करते हैं, चाहे आप किसी भी राजनीतिक दल से क्यों नहीं इत्तेफ़ाक रखते, तो आप भारत को पीछे लेके जाते हैं, भारत को आगे नहीं लेके जाते। तो आप अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भविष्य क्या देखते हैं भारत का? चूँकि आप एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी देखते हैं और ज़मीन में भी आज भी आप चुनावी मैदान में लगातार इस समय अभियान में अभी भी चाहे अपने क्षेत्र में घूम रहे हों, पंजाब में घूम रहे हों, क्या भविष्य आपको भारत का लगता है? देखिए, जहाँ तक भारत का सवाल है कि भारत एक बहुत ही संवेदनशील दौर से गुज़र रहा है क्योंकि जो सारी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति हैं, वो बदल रही हैं। अब आप देखिए कि किस तरह से यूरोप में रूस और यूक्रेन को लेकर एक बहुत बड़ा तनाव पैदा हुआ हुआ है। एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम है, जब से अफ़गानिस्तान से यूएस ने विड्रॉल की है, वो वापस गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमको हमारी जो सामाजिक एकता है, उसको बरकरार रखने की ज़रूरत है। अगर हमारी सामाजिक एकता बरकरार रहेगी, भारत की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, भारत सुदृढ़ भी रहेगा, भारत सुरक्षित भी रहेगा और कोई दुश्मन भारत का बाल नहीं बांका कर सकता। अगर भारत का कभी बाल बांका होगा, तो वो हमारी इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से होगा और इन इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस को सँभालने की ज़रूरत है। चलिए बहुत अच्छा आपने मनीष जी जिस तरह से ये बातें कही, एक आशा होती है सामाजिक समरसता, आर्थिक विकास और सामाजिक सुरक्षा, इस मुद्दों को लेकर के ही भारत आगे बढ़ सकता है। हम लोग हमेशा एक आशा और विश्वास की बातें करते हैं। आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर एक नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।